नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है आज की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज सवाल ये नहीं है कि ईडी का छापा पड़ा, बल्कि आज सवाल ये है कि क्या किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री को यह हक है कि वो छापे में ही घुस जाएं, फाइलें उठाएं, अधिकारियों को धमकाएं, डराएं और फिर लोकतंत्र का पोस्टर लहराकर बाहर निकल जाएं। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ। कल ईडी की कार्रवाई हुई और सामने खड़ी हो गई ममता बनर्जी, राज्य की मुख्यमंत्री। कैमरे ऑन थे, संविधान साइड में था और सत्ता पूरे जोश में। हरी फाइलें निकाली गईं, चुनावी रणनीति, प्रत्याशी लिस्ट, 2026 की तैयारी और फिर वही पुराना नारा कि लोकतंत्र खतरे में है। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र खतरे में है या सत्ता? संविधान पर हमला हुआ है या कि कुर्सी पर? ममता बनर्जी का इतिहास कोई छुपा हुआ नहीं है। अब वो अध्याय भी एक एक करके खुल रहे हैं। सीबीआई अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप, ईडी टीम को बंगाल में पुलिस से घिरवाना, एनआईए पर हमले, हर बार जांच एजेंसी दुश्मन, हर बार केंद्र विलन और हर बार खुद को पीड़िता बताने की कोशिश। अब इस बार तो हद ही हो गई। ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर आई और अमित शाह को कह दिया नॉटी। अब जरा सवाल यह है, नॉटी है कौन? वो एजेंसी जो कानून के तहत जांच कर रही है या वो सत्ता जो जांच से पहले ही फाइलें छुपाने में लग गई? अब ईडी हाईकोर्ट में कह रही है कि जांच में कोई बाधा नहीं डाली गई। उन्होंने नहीं डाली, लेकिन ममता बनर्जी ने डाली। बीजेपी कह रही है ये संविधान का अपमान है और टीएमसी कह रही है लोकतंत्र को बचाओ। तो आज हम पंचायत में सीधा सवाल यही करने वाले हैं कि क्या बंगाल में कानून लागू होता है या मुख्यमंत्री की मर्जी ही चलती है? क्या ईडी सीबीआई सिर्फ तब तक सही है जब तक वो टीएमसी को ना छुए? और क्या 2026 चुनाव से पहले ये लोकतंत्र ड्रामा भ्रष्टाचार छुपाने का एक कवच है? और ध्यान दीजिए, जैसे ही जांच एजेंसियां किसी एक पर हाथ डालती हैं तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है। कोई उसे संघीय ढांचे पर हमला बताता है, कोई लोकतंत्र की हत्या, कोई संविधान पर खतरा, लेकिन भ्रष्टाचार के सवाल पर सबकी जुबान एक साथ बंद हो जाती है। आज ममता के साथ खड़े वही चेहरे हैं जो कल तक एक दूसरे को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे थे। एजेंसी विरोध ही आज विपक्ष की इकलौती विचारधारा बन चुकी है। अब सवाल यह है कि एजेंसी गलत है या सही? सवाल यह है कि जब जांच अपने दरवाजे पर आती है तो पूरा विपक्ष एक ही सुर में क्यों बोलने लगता है? तो आज कोई भावुक भाषण नहीं होगा, बल्कि कोई नकली पीड़ित कार्ड भी नहीं होगा। सिर्फ सवाल होगा, सत्ता जवाब देगी या संविधान चुप रहेगा? सबसे पहले जरा बता देते हैं, वो जो ग्रीन फाइल जिसकी बात चल रही है ना, वो आखिर है क्या? उसका सीक्रेट क्या है? उस सीक्रेट में आखिर छुपा क्या है? तो आईपैक ऑफिस पर पहले तो बता दे टाइमलाइन। ईडी की छापेमारी होती है, ये पूरा मामला है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। रेड के दौरान तलाशी स्थल से अहम दस्तावेज साथ ले गई ममता बनर्जी, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने किया ये। किसी सीएम ने पहली बार ईडी कार्रवाई में इस तरह का हस्तक्षेप किया था, जो कि ममता बनर्जी ने ही किया। रेड के खिलाफ टीएमसी ने खोला मोर्चा, आज दिल्ली में भी देखा आपने और फिर बंगाल में भी चल रहा है। टीएमसी का कोलकाता से दिल्ली तक का धरना प्रदर्शन हुआ, अमित शाह के घर के बाहर घेराव किया गया। टीएमसी सांसदों का अमित शाह कार्यालय के बाहर, कार्यालय और दफ्तर और घर दोनों पर ही हमला। केंद्र पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप ये भी ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। टीएमसी का चुनावी रणनीति से जुड़ी जानकारी हाईजैक करने का आरोप, ये आरोप कोई नया नहीं है, बार बार ममता बनर्जी ऐसी ही बातें किए जा रही हैं। कार्रवाई का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये ईडी ने कोर्ट में भी कहा है और लगातार दोहरा रही है। अब ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टल गई है। आज दोपहर को कोर्ट ने यह कहा। कोलकाता हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में बेकाबू भीड़ की वजह से सुनवाई ही टाल दी। अब ये बेकाबू भीड़ किसकी थी वो भी देखने वाली बात है। एक और तथ्य है जिस पर नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है, वो ये है कि ग्रीन फाइल में आखिर क्या है। जिन डॉक्यूमेंट्स को ममता बनर्जी रेड के दौरान साथ ले गई, उनमें ऐसा क्या है, ये सवाल आज जरा खंगालने की कोशिश करेंगे हम। वो कौन सी बात है जो मुख्यमंत्री ईडी को पता ही नहीं चलने देना चाहती? अपने गले से लगा करके, अपने सीने से लगा करके चली गई थी उस फाइल को। आखिर उस फाइल में पन्नों में ऐसा क्या क्या दर्ज है जिसे ममता बनर्जी अगर खुल गया टॉप सीक्रेट तो पता नहीं रेड कॉर्नर हो जाएगा। और क्या ग्रीन फाइल में कोई ऐसा सीक्रेट था जिसे ममता ने ईडी की पहुंच से ही
दूर कर दिया। चुनाव से पहले ये क्या था घालमेल, ये क्या था सवाल? क्या ग्रीन फाइल में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ही टीएमसी की रणनीति दर्ज थी, जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनकी सारी बातें तो उसी फाइल में थी जिन्हें लेकर जाना चाहती थी ईडी? तो ये वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो आज जरा इस डिबेट में हम सीधे सीधे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें देखते हैं, बयान देखते हैं और ममता बनर्जी की धमकी भी सुन ही लेते हैं। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मैडम ममता जी, व्हाट इज योर लिंकेज विद दैट कंसल्टेंसी फर्म? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? यह हमें बात समझ में नहीं आती कि जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है, वहां जाके जांच को रोकना और फाइल को छीन करके बाहर निकलना। ममता जी इज गिल्टी ऑफ सीरियस पेनल ऑफेंसेस। ये दिन दहाड़े डकैती है जो अमित शाह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इनको मालूम है कि इनके सीट नहीं आने वाले, इनका इंटरनल सर्वे में 25 सीट से ज्यादा नहीं है। इसको देखते हुए यह पूरी तरीके से अपना भड़ास निकाल रहे हैं। टीएमसी की सरकार अपराधी मानसिकता की सरकार, वो अमित भाई के सामने के लिए जो शब्द का प्रयोग की कि मैं निकलने नहीं देती, क्या ये अपराधियों की सरकार है? क्या फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान से मर गया है? ये बंगाल को घुसपैठियों के बल पे बांग्लादेश बनाना चाहती है। ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी इलीगली चोरी कर रही है। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। प्राइवेट कंपनी पर सर्च और सीजर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करे और दर्द ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को हो। ऐसा क्या घबराहट है कि भ्रष्टाचार बचाओ मार्च ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट कंपनी पर हुए सर्च और सीजर के ऑपरेशन के लिए निकाल रही है? प्राइवेट कंपनी और तृणमूल कांग्रेस का क्या रिश्ता है कि ममता बनर्जी
भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। धमकियां सुन ली आपने? क्या कह रही हैं ममता बनर्जी? उन्होंने तो दो बातें एकदम से कह दी कि भैया मेरे बंगाल में आना है, हमारे बंगाल में आना है तो सोच समझ के आइए। अभी तक तो भाई बंगाल मेरा भी था, हर किसी का था, लेकिन ममता बनर्जी का बंगाल क्या देश से अलग हो गया है, जहां जाने से पहले वीजा लेना पड़ेगा? और किसका वीजा, किससे वीजा और क्यों? देश के गृह मंत्री भी अगर बंगाल जाएंगे तो उनको ममता बनर्जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले उनको धमकाया था कि देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप होटल के कमरे से निकल पा रहे हैं, बस चले तो शायद निकल भी ना पाए आप, हमारा बस चले तो। ये क्या धमकीबाजी चल रही है कलकत्ता में और बंगाल में? और चुनाव में किस तरह से फिर जाएंगे पत्रकार से लेकर नेता तक वहां पर कैंपेन और कवरेज के लिए? चलिए जरा खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सीधे आई थिंक कोलकाता से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र मुन्ना जी जुड़ रहे हैं, एलजेपी के प्रवक्ता। साथ ही सैयद जवाद जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। भास्कर सिन्हा रॉय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक हैं तृणमूल कांग्रेस के। राजकिशोर तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। अब भास्कर सिन्हा रॉय जी, ये ग्रीन फाइल का राज क्या है, बताइए दीजिए आज आप। अभी तक तो सब अटकलें ही लगा रहे थे, मेरे ख्याल से आपके पास ज्यादा अच्छी जानकारी होगी। ये क्या था? ये ग्रीन ग्रीन में रेड रेड क्या था? ये ब्लैक ब्लैक? आप लोग हैरान मत होइए। अच्छा, बीजेपी सत्ता में नहीं आएगा। अरे शुरू से ही धमका रहे हो आप तो यार, शुरू से धमका रहे हो भास्कर जी। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता आप तो शुरू से ही धमकाने लगे, पहले सवाल से ही। पूरे शो में क्या करोगे? अब हार जाएंगे, सुनिए पहले। भाग जाएंगे तो भाग जाइए। ये क्या धमकी है, भाग जाएंगे? आप तो लोगों को भगाने वाले हो, भागते क्यों फिर? बीजेपी का है क्या? आप बीजेपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? तो आपने ये क्यों कहा भाग जाएंगे? क्यों भागोगे? अरे आप तो, अरे नहीं, अरे सुनिए पहले सुनिए। चोर को हमने चोरी करने से रोका, समझ गए ना? ईडी चोर को हम छोड़ दिया। ईडी चोर को हमने चोरी करने से रोक दिया। अब सुनिए, कैसे रोका? क्राइसिस, अरे वही तो बोलने दीजिए। आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं क्या? अरे ऐसे मत बोलिए, ठीक है? सवाल का जवाब सवाल की तरह जवाब की तरह से दीजिए। हर बात पे नहीं धमकाएंगे आप बैठ करके पहले से पहले। अगर आप बोलने नहीं देंगे, कारण है आपको बीजेपी, आपको बीजेपी की तरफ से ही बोलना है आपको। अगर बीजेपी कमजोर पार्टी है ना, बीजेपी को तो सपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है। आप बहुत ताकतवर हैं, आप अकेले बोलिए। आपको नेचुरल रहना चाहिए। आपको बीजेपी का सपोर्टर बन के बात नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए। पहले सुनिए, आप बोलिए, आप सुनिए। हाँ अब ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बोल रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब जब सीबीआई का 2 डायरेक्टर, कौन बड़ा चोर है, आलोक वर्मा बड़ा चोर है और कौन बड़ा चोर है, जब अजीत डोभाल ने धमकाया तब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं हुआ। दूसरा, आपको याद है ना सीबीआई का 2 डायरेक्टर के बीच में कौन बड़ा चोर है, इसको लेके बहस चल रहा था, उसमें जब धमकाया। रिजर्व बैंक, इलेक्शन कमीशन, सब जगह में आप लोग इंटरफेयर करके जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ आप लोग इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे, उस सीबीआई डायरेक्टर को आपने निकाल दिया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। आपने क्या किया? एक जगह पे आप अजीत पावर 73,000 करोड़ रुपया घोटाला मामला था, महाराष्ट्र में शिंदे गवर्नमेंट को खिलाफ जो चल रहा था, उसमें वो आप बंद कर दिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं हुआ है। आपने शर्म होना चाहिए बीजेपी को, ईडी सीबीआई को ऐसे गलत तरह से इस्तेमाल करने के लिए। अब रही बात हमारा ग्रीन फाइल, वो जानते हैं, ये सुन लीजिए, आईपैक हमारा अपॉइंटेड कंसल्टेड है। हम लोगों का पूरा चीज रखते हैं वहां पर। 5 साल 6 साल पुराना कोयला घोटाला कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आज आपका नींद टूटा, चुनाव के पहले नींद टूट गया। अभी आप हमारा जगह पे हमारा चीज चुराना चाहते हैं। चोर है ईडी, चोर है बीजेपी। हम चोर को, इसके बाद चोर को हम निकालने नहीं देंगे। ये सुन लीजिए, ये बंगाल है, कोई आपका कोई गाय भैंस का तबाला नहीं है, समझ गए ना? गाय भैंस का तबाला नहीं होता, और क्या तबेला होता है। और गाय भैंस का तबेला क्यों हो जाएगा? बंगाल कोई भी राज्य है। अरे टाइटनेस ऑफ बंगाल शेरनी है वो। आपने जो किया है ना, पूरा
हिंदुस्तान में आप समझ के रखा है क्या? नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, चोरी करने नहीं देंगे। क्या करेंगे भास्कर जी फिर? सोरेन जी को क्या करेंगे? क्या करेंगे? हिम्मत है तो अरेस्ट कीजिए। अरे बताइए ना, कैसे हिम्मत दिखाई जाए? क्या करेंगे? क्या क्या अरे करेंगे? कैसे अरेस्ट कीजिए ना, कीजिए अरेस्ट, अरे कीजिए अरेस्ट, अगर है तो हिम्मत कीजिए अरेस्ट, हम भी दिखा देंगे, हिला देंगे। कैसे कैसे? आज एमपी दिल्ली में, अरे अमित शाह के घर के, अमित शाह के दफ्तर के सामने 8 एमपी आज दिल्ली में नाराजबाजी कर रहे थे, उसको घिसट के लेके गए। बाप का जमींदारी है क्या? ये जमींदार का सरकार चल रहा है क्या? बंगाल को जानते नहीं है आप, बंगाल को जानते नहीं, हिला के रख देंगे हम लोग। भास्कर रॉय जी, मैं वैसे आपकी भाषा बड़ी अच्छी है, आपकी भाषा बड़ी अच्छी है, मैं उस भाषा में तो नहीं बोलूंगी, आपकी भाषा ठीक है भास्कर जी, मैं उस भाषा में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अमित शाह का घर, अरे सुनिए ना एक मिनट, अमित शाह का घर और अमित शाह का दफ्तर भी किसी की बपौती नहीं है, कोई भी आकर के वहां पर बैठ के निकल ले। पुलिस वहां से उठा के फेंकेगी फिर लोगों को, अगर वहां पर जाकर दंगे करेंगे तो। पता है ना आपको रूल, गृह मंत्री के घर का घेराव करने पर क्या होता है? वो भी किसी की बपौती नहीं है, अगर बंगाल नहीं है बपौती तो वो भी नहीं है। अब रुकिए एक सेकेंड, अब हो गई धमकीबाजी, हो गई, रुकिए अब, अरे रुकिए भास्कर जी, हो गई आपकी धमकीबाजी, अब थोड़ा, अब आप थोड़ा पानी पीजिए, अब मैं 5 मिनट आपको फ्री कर रही हूँ। डॉक्टर निखिल, हाँ ठीक है, डॉक्टर निखिल, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या था भाई कि ईडी के पास जो इतने पावर हैं उसके बावजूद ममता बनर्जी आती हैं, फाइल छीन के ले जाती हैं, कुछ हो ही नहीं पाता। ये नमस्कार। और आप उनके कैंडिडेट्स छीनना चाह रहे थे क्या? वो कह रही है फाइल में सारे कैंडिडेट्स के नाम थे, आप चुराना चाह रहे थे। देखिए, ये जो घटना घटी है कल कलकत्ता में, इसने समूचे देश के सामने कई अनुत्तरित प्रश्नों को रखे जिनके उत्तर ढूंढने हैं। देखिए, इसमें संवैधानिक प्रश्न है, वैधानिक प्रश्न है, नैतिकता का भी प्रश्न है। इसमें पहली बात यह है कि एक केंद्र की एक एजेंसी जो कि स्वतंत्र है, स्वायत्त है, वो किसी घोटाले का अन्वेषण कर रही है और उसके तत्वावधान में अन्वेषण करने के दरमियान उसने कहीं छापा मारा कोयला घोटाले को लेकर। ये तथ्य है। अब सवाल यह है कि मनी ट्रेल को ढूंढने के क्रम में वो स्वतंत्र है, कोई भी एजेंसी कहीं भी छापा मारने की, उसको छापेमारी में मुख्यमंत्री महोदय अचानक पहुंची। उन्होंने, पहली बात, उनका जाना अनैतिक था, अमर्यादित आचरण। दूसरी बात, यह वैधानिक रूप से एक बिल्कुल अनुचित था जिस तरह से ईडी के अधिकारियों से उन्होंने फाइल छीना, सीडी छीनी, हार्ड डिस्क छीनी। न सिर्फ वो प्रतीक जैन के घर गई बल्कि आईपैक के ऑफिस में भी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक आपराधिक मामला बनता है। कोई भी जो एक सरकारी एजेंसी, एक सरकारी जो एक तंत्र है, उस तंत्र के व्यक्ति को, उन अधिकारियों को अपने दायित्व के एक तरह से निर्वहन में आप अगर बाधा उत्पन्न कर रही हैं एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, तो ये बड़ा ही अमर्यादित आचरण है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप गई थी वहां किस लिए? चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तृणमूल के मेरे बंधु बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे मुहावरे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोरी है ऊपर से सीना चोरी। और तीसरी बात यह है कि इन सबका एक तरह से जो प्रतिफलन है वो क्या है, जो बंगाल की जनता जो देख रही है कि जिस तरह से यहाँ कोयला घोटाला, जिस तरह से बालू घोटाला, जिस तरह से जो जॉब्स में सारे घोटाले हुए, स्कूल शिक्षकों की जो जॉब्स आपने देखी, जिस तरह से नगर पालिका में, जिस तरह से दमकल में, जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें यहाँ नोटों का पहाड़ मिला। और इन सब पर जो लोग भी अभियुक्त हैं, उनको यहाँ के मुख्यमंत्री महोदया ने बचाने का काम अभी तक मालूम नहीं पड़ा किसी को, पोषित करने का काम किया। चौथी बात यह है कि इससे पहले भी जब यहाँ के 4 मंत्रियों को हिरासत में लिया गया था, तो मुख्यमंत्री महोदया ने जाकर के निजाम पैलेस के सामने धरना दिया। जब राजीव कुमार जी के खिलाफ जो है सो अभियोग था, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने जो है वहां जाकर धरना दिया। आप एक संवैधानिक पद पर रह करके ऐसा अमर्यादित आचरण 10 सेकंड जो कि स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में नहीं देखा गया है। धैर्य में रहकर जवाब दीजिएगा, धैर्य में रहकर जवाब दीजिए। हाँ सुनिए, आरोपी और कॉन्विक्टेड, एक्यूज्ड एंड कॉन्विक्टेड का अलग जो फर्क है, हम भी जानना चाहते हैं जो नोट 51 करोड़ रुपया मिला है वो किसका है। अभी तक सीबीआई ने बता नहीं पाया। मैं भी जानना चाहता हूं अभी तक किसी ने किसी को कॉन्विक्शन क्यों नहीं हुआ।
ये कोयला घोटाला 6 साल पुराना केस, अभी तक जो आरोपी है वो सब बेल पर है, तो क्या 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल सब इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। चुनाव जब आता है और इन्वेस्टिगेशन बढ़ा देते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या अभी टीएमसी का जो कैंडिडेट लिस्ट, कागजात, ये सब छीनना चाहते हैं? उनके ऑफिस में आप लोग क्या 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 इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं? अरे सर, वही तो बात है भास्कर सिन्हा जी, एक मिनट भास्कर जी, यही तो सवाल है ना। ऐसा क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में, ऐसा क्या था कि हाथ लग जाते तो तबाही हो जाती? ये हमारा पार्टी का डॉक्यूमेंट था। अब कोयला चोरी का जांच कर रहा है, आप किसी का घर में घुस के, रसोई में घुस के क्या चाल दाल भी चुरा लेंगे? आप जांच कर रहे हैं किस चीज का और कितना दिनों से, यार कहां जांच कर रहे हैं? और उसके साथ आईपैक का क्या संबंध है? आप 5 साल से सो रहे थे, चुनाव जब 2 महीने बाद कहीं भी हो सकता है, घर में हो सकता है, अरे कहीं भी हो सकता है, टॉयलेट में कहीं भी करो ना, अरे करो ना। अगर मान लीजिए कोयला घोटाला का जांच करने के लिए आपका रसोई में घुस के चाल डाल सब चुरा लेंगे लोग, मुन्ना जी, ओके धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपको भी जाना है क्या बंगाल? एक मिनट रुकिए, आपको बंगाल जाना है क्या चुनाव में? जी बिल्कुल जाना है। अब वो तो मना कर रहे हैं, किसी को घुसने ही नहीं देंगे हम, क्योंकि आप भी जाएंगे तो कुछ आपने बोला ना अभी आके दिखाओ जरा, वो भी तो एनडीए के लाई हैं। अरे आइए ना, आइए, खाना खिलाया जाएगा। खाना खाने थोड़ी ना आते हैं, इलेक्शन में काम करने आते हैं, इलेक्शन लड़ने आते हैं। आइए कोई ये भी आप तय करोगे कौन क्या करने आएगा वहाँ पर? खाना खाने आएंगे या काम करने आएंगे? अरे आइए ना, लेकिन क्या बात है, हम लोग मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रीमा जी, वहां राजेश वर्मा जी प्रभारी बन करके गए हैं और आज ही कोलकाता में प्रदेश अध्यक्ष के साथ में बैठक हो रही है। लोकतांत्रिक पार्टी है और देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, बंगाल में भी लड़ेंगे। लेकिन कल की जो घटना घटी है वह बेहद ही निंदनीय है। किसी संवैधानिक बड़े पद पे रहते हुए जिस तरह से आदरणीय ममता दीदी ने अपने हाथों से फाइल ली है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं कि अगर परिवार के भी किसी के पास अगर छापे पड़े ईडी का या किसी भी संवैधानिक संस्था का, तब भी ये अधिकार, ये कानून नहीं कहता है कि आप उनके कामों में दखल दे। अगर कुछ नहीं है तो साफ होके आ जाएगा, अगर कुछ है तो आप लिखा है क्या? अजीत पवार के खिलाफ जो आरोप था, अजीत पवार के खिलाफ जो आरोप था, गवर्नमेंट के खिलाफ जो आरोप था, वो बंद कर दिया गया। ये भी कानून है क्या? सबके बीच में नहीं बोलोगे आप भास्कर जी, सबके बीच में नहीं बोलोगे आप, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, सबके बीच में नहीं कूदते ऐसे। आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन ममता दीदी देश की वरिष्ठ नेताओं में से एक है और उनके द्वारा ऐसा करना क्या क्या संदेश लोकतांत्रिक तरीके से देना चाहती हैं देश को? अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हो चाहे और आप ही के बंगाल में ही पंचायतों में लोग हैं, तो क्या पुलिस को इसी तरह से फाइलों को छीन लेंगे तो अच्छा लगेगा? और आईपैक आपके साथ कोई करार किया होगा, मानता हूं मैं। आईपैक का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं है ना, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल तो नहीं है ना। और उस फाइल में अगर आपकी चीजें रखी थी, बेशक वो जाने देते। और कानून ने इतना अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री को दिया है कि उन कानूनों को भी सहारा बना करके तमाम ऐसी चीजों पर वो प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन संवैधानिक संकट अपने आचरण से उत्पन्न नहीं करना चाहिए था। आज जिस तरह से चुनावी, मैं तो कहता हूं कि ये राजनीतिक रूप से आप लोगों ने इसको स्टंट बनाने का काम किया, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है। और मैं कह रहा हूं कि जैन तो कोई प्राइवेट कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, आपके आईटी सेल के हेड हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। और कई ऐसे आरोप हैं। इसी तरह से बिहार में रीमा जी आपको याद होगा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर आज कोर्ट ने उनको आरोप गठित किया है और वो भी लोग कहते थे कि हम लोग किसी घोटाले को नहीं अंजाम दिया है, नौकरी के बदले जमीनें नहीं ली है। उसी तरह से बंगाल में भी देखिए ना कि जब शिक्षकों की बहाली हुई थी तो उसी तरह से वहां पर भी पैसे लिए गए। तो वहां जो सब हुआ था वही बंगाल में ना हो। मुझे राजकिशोर तिवारी जी का रुख करना है। एक मिनट रुकिए भास्कर जी अब। लेकिन सैयद जवाद, ये आपका सपोर्ट है कि ऐसी हरकतों को? मेरे ख्याल से होगा ही।
जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और उम्मीद है कि सारे सवाल एक बार में पूछ लीजिएगा, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब। 1 घंटे क्या करोगे फिर? नहीं सवाल अब देखिए, पूरा बोलने का मौका ही नहीं देंगी आप। अच्छा, पहले ही सोच लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये होता है। हम देख के मजमून भाप वाले लोग। देखिए, आप दोनों के विचार कितने मिलते हैं। नहीं, हम सब भारतीय हैं। आपसे भी मेरे विचार बहुत जगह पे मिलते हैं, लेकिन बहुत जगह पे मतभेद भी होते हैं। चलिए बोलिए, अब टाइम लग रहा है इसमें। नहीं देखिए, क्या है, जब चुनाव आते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी सब एक्टिव हो जाते हैं। और याद होगा आपको कि एक लाल डायरी का जिक्र हुआ करता था राजस्थान के अंदर। वो लाल डायरी आजकल मिल नहीं रही है, और बड़ा उसको लेकर के यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया था। और हमने आप पे डिबेट भी करी थी। आपने पूछा था ये लाल डायरी का क्या सीन है। आज हरी हो गई, और कुछ दिनों बाद जो है, आपको याद होगा। नहीं, वो डायरी थी, ये फाइल है। ये बहुत बड़ी है। फर्क है दोनों में, मतलब एजेंडा सेम है। अच्छा, लेकिन फर्क है, हरे का और लाल का फर्क है। ये फर्क देश की जनता समझ रही है। देखिए, हम लोग खेला करते थे चिड़िया ओढ़, तोता ओढ़, मैना ओढ़, ये उड़ाने वाला खेल करते थे। भाजपा कहती है सीबीआई ओढ़, ईडी ओढ़, इनकम टैक्स ओढ़, सीएजी ओढ़। तोता तो मेरे ख्याल से यूपीए की सरकार में बोला था, तोता उड़, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को। वही तो कह रहा हूँ। तो बीजेपी कहाँ उड़ा रही है? वो तो तब उड़ता था तोता, अब कहाँ उड़ रहा है? अरे अब आप बता तो रहे हैं, अब ये सबको उड़ाने में लगे। जहां इलेक्शन होती है, अच्छा, वो जो तोता था। तो मतलब ठीक है, एक क्विक रिएक्शन मैं राजकिशोर तिवारी जी का लूंगी, उसके बाद एक ब्रेक लेना है। आ रही हूँ ना, आपने कहा था एक ही बार में सब पूछो, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अब रुकिए। चलिए राजकिशोर जी, लाल डायरी, फिर ये हरी फाइल, और फिर ममता बनर्जी, और फिर धमकी, और फिर सबको धमकी। उस दिन मुझे धमकी देकर गए थे प्रवक्ता कि आप ना 12 बजे के बाद बंगाल की सड़कों पर निकलना मत, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ है मामला वहां पर। मतलब मुझे कहकर चले गए। आपने नहीं कहा भाई, आपने नहीं कहा था, दूसरी प्रवक्ता कह के गई है मुझे कि आप 12 बजे के बाद रात को मत निकलना रिपोर्टिंग करने के लिए। थोड़ा सा ऐसा ही मामला है बंगाल में। आप कह रहे हो, आप ही की एक प्रवक्ता मुझे कह के चली गई थी। राजकिशोर जी देखिए, मुझे लगता है कि दरअसल एक सेकंड, दरअसल मुझे लगता है कि एक बात पहले समझनी पड़ेगी। जब चुनाव आते हैं उस समय ईडी, सीबीआई सक्रिय हो जाती है, ये आरोप लगाना, चलिए ठीक है, विपक्ष को ये हक हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात समझनी पड़ेगी, जिस भद्र लोक की बात होती है पश्चिम बंगाल के, और जिस संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद पर वो बैठी हैं, लेकिन ये हरकत ठीक वैसी थी जिस उत्तर प्रदेश में एक समय हम लोग देखा करते थे कि थाने में किसी अपराधी को पकड़कर लेकर गए, और वहां पर कुछ सफेद पोश नेता पहुंचते थे, कुछ झंडा लगाए हुए लोग पहुंचते थे गाड़ी पर, और उनको छुड़ाकर लेकर चले जाते थे। शासन सत्ता बदली, समय समय पर बहुत सारी चीजें होती चली गई, वो चीजें खत्म हो गई। कल वाली हरकत कम से कम उसी तरीके की हरकत थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, इससे पहले जब राजीव कुमार जब चीफ सेक्रेटरी को लेकर जब मामला हुआ, तब भी इसी तरीके से जनता सड़कों पर थी। अभी शुरुआत में आपने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया, और उसमें जो एक बात आप दिखा रही थी कि किस तरीके से कोर्ट में कैसे बवाल के चलते कोर्ट तक में कार्रवाई नहीं हो पाई। अब जरा आप सोचिए, आईपैक का दफ्तर है, वो ना किसी तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर है, ना ममता बनर्जी का दफ्तर है। ममता जी को तो लेफ्ट पार्टी के शासन में राइटर बिल्डिंग से जिस तरीके से वो तस्वीरें थी, वो एपिक थी, किस तरीके से वो, आपको याद होगा टीवी पर, अखबारों में वो खबरें छपी थी, वो एक दौर उन्होंने खुद देखा है। वो लोकतंत्र की कोख से निकली हुई एक बहुत कद्दावर महिला नेता है, और उसके बाद जब वो इस तरीके की हरकत जाकर वो करती हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जैसे कद के नेता जब ये करते हैं तो देश के सामने ये नजीर ठीक नहीं है। क्योंकि इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आरोप ये लगाती थी भाजपा की सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। उनसे जब सुनवाई हुई तो जरा आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी कम लोकप्रिय नेता थे। 2 बार एसटीएफ ने उनको बुलाया, चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए हुए जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसका उन्होंने पालन किया, और वहां पर जाके उनसे पूछताछ हुई। ये इस देश के इतिहास में पहली बार था कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति जो सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री माना जाता था, लेकिन उसके कार्यकर्ता न सड़कों पर था, न इस तरीके की चीख चिल्लाहट थी। और एक और राजनीतिक वक्तव्य मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण, रीमा जी, जिस पर बार बार बात हो रही कि पता नहीं कंटेंट चोरी हो गया। मुझे लगता है कि भास्कर जी पार्टी के कमिटेड
कार्यकर्ता हैं, दूसरे कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता कमिटेड होने चाहिए, लेकिन ये सोचिए कि वो कमिटमेंट जो है पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये पूरी राजनीतिक शैली पर वक्तव्य है कि पार्टी के नेताओं की टिकटों की पूरी जानकारी होगी एक एजेंसी के पास, ना कि पार्टी के दफ्तर में। क्या ये पीआर एजेंसी पूरी तरीके से इस राजनीतिक जो नेतृत्व है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको क्या हैक कर चुकी हैं? और वैसे आपको बताऊं रीमा जी, वो जो कागज जो दिखाई पड़े, जो फाइलें दिखाई पड़ी, जिस हरी फाइल की आप जो सीक्रेट की बात कर रहे थे, कैमरे आजकल काफी ताकतवर हो गए। कैमरे जब उस पर फोकस कर रहे थे तो उस पर वो तमाम विभागों के नाम लिखे हुए थे पश्चिम बंगाल सरकार की। तो वो आईपैक के दफ्तर पे क्या कर रहे थे? जानकारी है भाई, तो मैं यही कह रहा हूं कि भास्कर जी जवाब दीजिए। हाँ हाँ जरूर। देखिए ये जो जो कंपनी है, ये कंपनी नरेंद्र मोदी जी का भी मतलब कंसल्टेंट थे एक जमाने में। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। दूसरा बात क्या है कि ये कंसल्टेंट है। देखिए जो इलेक्शन में कंसल्टेंट बनते हैं उनके पास पेपर रहता ही है। अगर आप कोयला घोटाले का जांच कर रहे हैं तो आप जो कंसल्टेंट है हमारा इलेक्शन में, पार्टी का पूरा चीज जहां रखा हुआ है, इलेक्शन का लिस्ट और वो सब, वहां पर उससे कोयला जांच का क्या मतलब है? कोयला जांच कब से शुरू हुआ? 5 साल पहले। तब इन्होंने हम लोगों का ये कंसल्टेंट नहीं था। तो अभी क्या चीज इनके पास से मिलने वाला है, क्या चीज देखने वाले हैं जो आपने कंसल्टेंट का घर पहुंच गए? इसका कारण ये है पूरा बंगाल में अभिषेक बनर्जी से जुलूस निकल रहा है, जो मीटिंग कर रहा है, बहुत भीड़ हो रहा है और बीजेपी को मालूम पड़ गया इतना भीड़ देख के कि इन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। तो कंसल्टेंट जो इस सब तैयार कर रहा है, व्यवस्थापक का ऑफिस में कर दो और काम को बंद कर दो। ये सबसे बड़ी चीज है। आप जांच कीजिए, आप जांच करने में कोई नहीं रोका है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इनको हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसको बंद करना चाहते हैं। बंद करना चाहते हैं? बंद करना चाहते हैं कैसे? और क्या? अरे जब मनी ट्रेल जहां मिलेगा वहां तो इनकी जाएगी ना। अरे मनी ट्रेल मिलेगा, मनी ट्रेल तो आपको 5 साल में नहीं मिला और चुनाव के 2 महीने बाद 50 साल बाद भी मिलेगा। अरे 50 साल बाद में मिलेगा। जैसे माना जी 10,000 करोड़ रुपया जैसे अजीत पवार के खिलाफ नहीं मिलेगा, इतना ये सब पहली बात तो किसी को अगर ये नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर भास्कर रॉय जी ये नहीं पता आपको कि ईडी की क्या पावर है, तो मैं बता दूं कि ईडी के पास कई सारे क्लॉजेस के तहत ये पावर है कि वो जाकर के किसी भी चीज की जांच कर सकती है। उसके पास ये पावर है और संविधान के तहत उसको ये पावर मिली है ना? ममता बनर्जी के पास नहीं है। डॉक्टर निखिल जी पहले फ्रेम ठीक कीजिए। मुन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ये अभी भास्कर जी ने कहा रीमा जी कि ऐसा क्या था, तो ईडी ने तो कल एक पोस्ट पे उसने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कई सबूत मिले हैं आईपैक के मालिक के पास से। और तो लेकिन आपने ठीक कहा ना, ममता बनर्जी जी के पार्टी के प्रवक्ता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है आईपैक ने इनको प्रवक्ता बनाया हो। ईडी ने तो खुद कहा है आप अपनी पार्टी की बात करिए, आईपैक के प्रवक्ता के रूप में बात देखिए मैं यहाँ आईपैक आज से नहीं है। आप आईपैक के लिए आप मत बात करिए ना, जो ममता दीदी ने किया। अरे किसी जमाने में तो ममता बनर्जी भी वाजपेयी जी के साथ थी, एनडीए के साथ थी, किसी जमाने में तो बहुत कुछ था। इस जमाने की बात करिए ना। ममता बनर्जी जी जिस आप किसी प्राइवेट कंपनी के स्पोक्स पर्सन है, मैं तो समझता था कि आप पॉलिटिकल पार्टी के हैं। कल ये चीज क्लियर कर दिया गया। डॉक्टर निखिल पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर पार्टी। ठीक है भाई, जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं उनको तो सुनिए, डॉक्टर निखिल को बोलिए। डॉक्टर निखिल, पहली बात ये है कि आईपैक जो है सो आज से नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी आईपैक थी, तब इसके करता धरता प्रशांत किशोर जी थे। अब उसके बाद वो उधर चले गए, तो उसके बाद प्रतीक जैन और बाकी का जो फर्म है उसको लेकर के वो एक तरह से कंटिन्यूटी में ही है।
इसका मेन काम है जो हर एक जिला से जो पैसा है, जो कैंडिडेट है या पोस्ट के लिए जो पैसा आता है, उस ब्लैक मनी को व्हाइट करना, उसका सारा चीज। अरे आपने कैसे मालूम है? क्या आप क्या खुफिया एजेंसी में काम करते हैं क्या? तो सारा बेसिकली ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल था ये। बंगाल का बच्चा जानता है ये सवाल। आप जाकर बच्चा जानता है, ये जानता है। जनता की अदालत में आ रहे हैं आप, और सुनिए, अब लिख के रखिए, थाने से पिछले बार एक तरह से काम होने वाला है। सुनिए, आप आइए, लोगों की तरह जाकर आपको करना उचित नहीं है। भास्कर जी नॉन स्टॉप कमेंट्री क्यों कर रहे हैं? रुकिए ना जरा एक मिनट, सुनिए उनको। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, घोटालों की लंबी फहरिस्त। सवाल ये है कि 4 मिनिस्टर्स को एड्रेस, इतने सारे मिनिस्टर्स पहली बार जेल में गए और सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ जो FIR जो विभिन्न एजेंसियों ने किया, उसको प्रथम दृष्टया रद्द क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कई महीने, कई नोटों का पहाड़ मिला। सारे केसेस, अगर ED CBI ने इसमें कोई भूल की होती, कोई गलती कोई राजनीतिक रूप से एक तरह से प्रभावित केस रहा था, सबको निरस्त किया जाता। भास्कर जी को फ्रेम में रखिए जरा। भास्कर जी, कहा कि आप जांच करें। भास्कर जी, मुझे सिर्फ 3 सवालों के जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फोरम खोलूंगी बाकी के मेहमानों के लिए। भास्कर जी, मुझे बताइए, सरकारी कर्मचारी को धमकाने पर अब क्या होना चाहिए ममता बनर्जी के साथ? बताइए। देखिए, वो तो कानून जो करेगा करे ना। बात ये है कि व्हाट वाज द इंटेंशन। सुनिए, व्हाट वाज द इंटेंशन। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, ऑल ऑफ देम आर एजुकेटेड। एक बात बोलिए, आरोप लगाना किसी के ऊपर और कॉन्विक्टेड करने में जो फर्क है, अभी तक बंगाल में किसी मिनिस्टर को खिलाफ जो आरोप है अभी भी साबुत नहीं कर पाया और उसको बोल नहीं पाया कि दे आर कॉन्विक्टेड। वो एक अलग मामला है, ये एक अलग मामला है। पहले मुझे बताइए, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने पर क्या होना चाहिए? सरकारी कर्मचारी को धमकाने पर हम तो केस किए हैं, धमका नहीं। हमारा घर में घुस के हमारा घर क्या होता है? हमारा घर क्या होता है? पार्टी के बंगाल सिर्फ आप ही का घर है क्या? पार्टी ऑफिस में घुस के बंगाल की बात हो रही है। कभी अमित शाह को धमकाओगे आप, कभी ED को धमकाओगे, कभी किसी को धमकाओगे। ये बंगाल सबका है ना? ED सबका है, पूरा देश हमारा है। तो फिर गृह मंत्री को आप कहोगे होटल से निकलने नहीं देंगे? अरे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। सुनिए, आप बताइए, फिर आप धमकाएंगे? हम लोगों का घर में, अरे आप धमकाएंगे क्या? अगर हम लोग बीजेपी का पार्टी ऑफिस में घुस के जांच करें तो चलेगा? डांस करें? तो ED वहां डांस कर रही थी। अरे ED तो नाचने वाले, ED को नचा रहे हैं तो अमित शाह। अच्छा, ED को नचा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट। सुनिए, जिस हिसाब से भास्कर रॉय चौधरी नेशनल टीवी पर बैठ करके आप बात कर रहे हैं, कैसे कोई भी अपने आप को सुरक्षित समझे कि हम बंगाल आएंगे, हम सुरक्षित अपने घर वापस आ पाएंगे? बताइए। जब आप चैनल पर बैठकर इस तरह धमका सकते हैं देश के गृह मंत्री को, तो आम लोगों के साथ आप क्या करेंगे? सुनिए, NCRB रिपोर्ट जो है, NCRB रिपोर्ट हटाइए, मैंने भी पढ़ी हुई है NCRB रिपोर्ट। आप ये बताइए, आप चैनल पर बैठ करके धमका रहे हैं सबको, तो जब हम बंगाल पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे? Calcutta is the safest city in India। सुनिए, ये NCRB रिपोर्ट है, ये केंद्रीय सरकार की तरह दिया हुआ रिपोर्ट है। अब बंगाल सुरक्षित जगह है, कलकत्ता सुरक्षिततम जगह है। आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर आके कोई सांप्रदायिकता फैलाए, यहाँ पर आके चोर बन के घुस जाए, ED CBI बन के घुस जाए, हमारा चीज चुराए, तो हम रोकेंगे नहीं क्या? हम नहीं रोकेंगे क्या? अच्छा, अगर आपको जांच करना है जांच कीजिए, लेकिन हमारा पार्टी का पेपर साथ लेके भागेंगे? आईपैक के ऑफिस में गई थी ED, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में नहीं गई थी। और भास्कर राव चौधरी, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि दीदी जीत रही हैं, ममता बनर्जी जीत रही हैं, तो फिर किस बात का डर है? किस बात का डर सता रहा है? हम बड़े आदमी हैं, इसका मतलब है आप मेरा पैसा चुरा लेंगे? पैसा चुरा लेंगे? पैसे भी थे क्या वहाँ पर? अरे वहाँ पैसे भी रखे थे क्या फाइल के पास? अरे नहीं, आप क्या चुराने गए थे? मालूम नहीं है? आप कह रहे हो पैसे चुरा लेंगे, वहाँ फाइल की बात हो रही थी, आप पैसों पर ले आए। अरे चोर को सामने जो मिलेगा वही चुराने। ये पैसों का झंझट क्या है भाई? एक मिनट, राजकिशोर तिवारी जी, ये पैसे कहाँ से आ गए बीच में?
अरे पैसे नहीं आया। अभी आपने कहा पैसे चुराने आई थी ईडी। नहीं, पैसा नहीं। अरे चोर पॉकेट मार भी हो सकते थे वो ना। तो पॉकेट किसकी पॉकेट में पैसे थे इतने कि चुरा लेते? ईडी जो दिया था सब चोर पॉकेट मार लोग हैं। और अच्छा। क्या है, ईडी अकेले थोड़ा दिया था। कहाँ जांच करे, क्या जांच? 5 साल पहले का चीज को लेके घुस गए आप किसी का घर में बिन बुलाए, इन्वेस्टिगेशन का नाम। ये जो आप बात बोल रहे हो, आपको पता है किसी संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरीके की भाषा बोलने पर क्या हो सकता है? भास्कर राय चौधरी आपके खिलाफ, भास्कर सिन्हा रॉय आपके खिलाफ क्या हो सकता है ईडी को पॉकेट मार और चोर बोलने पर? साधु बन के रावण भी सीता मैया को अपहरण किया था, याद रखिएगा। ईडी बन के आप लोग घुस जाते हैं, लेकिन आपका क्या है? साधु बन के रावण ने किया कि नहीं किया था? सीता मैया को अपहरण किया था, नहीं किया था? वो साधु बन के किया था। यहाँ पर बीजेपी, ईडी और सीबीआई बन के हमारा सामान, हमारा चीज, हमारा इंफॉर्मेशन सब चुराने के लिए घुसे थे। तो हम लोग नहीं रोकेंगे क्या? चुप बचे रहेंगे? जांच हो रहा है बोल के, क्या जांच हो रहा है? 5 साल में क्या जांच किया? कहां पर जांच हुआ? मैं बता देता हूँ, ईडी हमेशा सीजन लिस्ट देती है। आ रही हो आपके पास, रुकिए डॉक्टर नितिन, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मुझे तो सिर्फ एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं भास्कर सिन्हा राय साहब की प्रतिबद्धता और उनकी जो कमिटमेंट है उसको पहले सलाम करता हूं। और सलाम इसलिए करता हूं क्योंकि आप ये सोचिए कि ममता दीदी ने अपनी सारी जो निधि थी, जो सारे उनके कागजात थे, वो न पार्टी दफ्तर में रखे, न पार्टी कार्यकर्ताओं के पास रखे, वो आईपैक के दफ्तर में रख दिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है सैयद जवाद भी कांग्रेस को बहुत ठीक से जानते हैं, कांग्रेस का पक्ष आमतौर पर रखते हैं, एलजेपी से धीरेन्द्र कुमार जी भी हैं, सब जानते हैं। तमाम लोग तमाम एजेंसीज के साथ में काम कराते हैं। प्रशांत किशोर से काम करवाया था आईपैक से किसी समय भारतीय जनता पार्टी ने भी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराया, कांग्रेस ने कराया, सबने कराया काम, लेकिन क्या अपनी जो सारे जो कागजात थे वो सारे क्या उनके पास दे दिए? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। अब ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन से किसी एजेंसी को दिए जा सकते? रीमा जी आप बता दीजिए कि एक पार्टी का ना कोई कार्यालय है, ना कोई पार्टी का मंत्री है, एक व्यक्ति। अब जरा सोचिए कि कितना निरीह हो गया है बेचारा आज का राजनेता इस पूरी व्यवस्था में। जहां पर सत्ताधारी दल होता है वहां पर एक एजेंसी जाती है, उसके सारे जो अधिकार वो लेकर चली जाती है। मैंने भास्कर साहब की बात पूरी मान ली और मैंने मान लिया कि उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैन साहब के दफ्तर में रखे थे। तो अब सवाल है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट वहां पर रखे थे, तो बेचारे जो सड़क पर ममता बनर्जी के साथ जो निकले हुए हैं और जिस तरीके की भाषा, मैं कह रहा हूं पॉकेट मार, चोर, ये गजब स्थिति है। मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल का और कोलकाता का जो भद्र लोग है वो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने पर जो है मतलब इसको पसंद करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी संवैधानिक अधिकारों के तहत वहां पर गई हुई है तो उसका सहयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, ठीक है, लगातार जीती हुई हाँ, मुख्यमंत्री है। हाँ, उसके बाद ये जो डर, भय और जो हड़बड़ाहट है, बस एक लाइन रीमा जी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या किया है कि इस पूरे मामले में सैयद जवाद साहब की पार्टी जो कांग्रेस है उसको किनारे कर दिया, वो सीन से बाहर है, लेफ्ट को बाहर कर दिया, वो सीन से बाहर है। अब ले दे कि चर्चा सिर्फ जो है नहीं, सीन से बाहर है वो अलग चीज है, लेकिन ये मामला सेंसिटिव फाइल्स का जो है, सैयद जवाद, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो सोनिया गांधी दबाकर बैठी हुई हैं, वो फाइलें नहीं दे रही हैं, नेहरू जी के समय के पत्र नहीं दे रही हैं, चीन के साथ क्या डॉक्यूमेंट शेयर किए गए वो फाइलें दबा के रख दी जाती हैं। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का जो खेल चल रहा है इंडी गठबंधन में, अब तो खैर है ही नहीं इंडी, लेकिन ये क्या चल रहा है भाई? आईपैक के दफ्तर में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, राहुल गांधी के पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, सोनिया गांधी के पास सीक्रेट चिट्ठियां, ये सीक्रेट देश का है। नहीं, देखिए, सीक्रेट तो एक और सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी जिनमें अधिकारियों के तबादले करे गए, जिसमें भारतमाला योजना थी, आयुष्मान घोटाले की बात करी थी, द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाले की बात करी थी, फिर एक व्यापम घोटाला भी था। आपको पता चल गया तो सीक्रेट कहां से रह गया? जब आपको सब पता है उसमें क्या था तो सीक्रेट क्या है उसमें? सीक्रेट वो होता है जो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपको पता है चीन के साथ क्या डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे? आपको पता है नेहरू जी की चिट्ठियां जो दबी हुई हैं उनमें क्या है? आपको पता है इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसको सीक्रेट बोलते हैं। अच्छा, आप रुक तो जाइए जरा से, आप बीच बीच में जितना डिस्टर्ब करना, मैंने कुछ भी बोलते हो तो रोकना पड़ेगा ना सैयद जवाद। सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट। अच्छा, बात तो सुनिए, आप मेरी बात का आप भी जवाब दीजिएगा, खोज करिएगा। भारत के अंदर पहली बार ऐसा होता है
कि भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना जाकर के क्या मीटिंग करके आते हैं? चलिए बताइए। चाइना के अंदर इनका डेलीगेशन जाता है, आरएसएस के लोग चाइना जाकर के क्या मीटिंग करके आते हैं और कौन कौन सी डीलें करके आते हैं? और अभी डील के ऊपर तो बार बार ट्रम्प जो है वो तो बोल रहा है, उसके बाद हम क्या बोल ले रहे हैं? वो बातें करिए जो देश हित में हो। इतनी भी मत भाजपा की तरफ हो जाइए कि लोग आपके ऊपर यकीन करना छोड़ दें। इतना मत हो जाइए भाजपा की तरफ, सवाल रखिए। नौकरी है, हम नहीं बता पा रहे हो ना लेकिन सीक्रेट क्या है नेहरू जी की चिट्ठियों में, नहीं बता पा रहे हो चीन के साथ क्या हुआ, नहीं बता पा रहे हो ग्रीन फाइल में क्या था, ये सीक्रेट बातें आपको नहीं पता ना। नहीं, आप भागिए मत, ये बताइए सीएजी में भी घोटाले की बात करी थी ना। अरे आपको पता है सीक्रेट क्या होता है, चीन के साथ क्या हुआ अभी तक वो सीक्रेट किसी को पता लगा? मुझे पता है, बताइए फिर। कांग्रेस और बताओ बताओ बताओ, आज बता ही दो आप। अच्छा चलिए, बताइए। मुझे पता है सरकार की तरफदारी क्या होती है, वो भी बता दे रहा हूँ। बताइए। मैं इसीलिए वो तो मुझे पता है क्या होती है, मुझे सिर्फ बताओ कि चीन के साथ जो फाइल हुई साइन राहुल गांधी ने की, किस हैसियत से की, क्या की, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स थे सीक्रेट? आपसे मैं सवाल ये रख रहा हूँ, मौजूदा भारतीय मैंने सवाल रखा, उसका जवाब नहीं आएगा? अरे आ रहा। अच्छा आप डिस्टर्ब कर लीजिए, आप डिस्टर्ब कर लीजिए। अच्छा ये स्टाइल पुराना हो गया अब वैसे। अच्छा नहीं स्टाइल आपका ये स्टाइल पुराना हो गया है अब सैयद जवाद का। हम ये पूछ रहे हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितनी नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना उनकी गलतियां हैं, जितनी जो है इंदिरा गांधी जी की गलतियां हैं, राजीव गांधी जी की गलतियां, सारी फाइलें खोद खोद के लाइए और एक्सपोज करिए। ठीक है, कोई जब वो दे ही नहीं रही है सोनिया गांधी तो कैसे लेकर आए? तो सोनिया गांधी के पास भेजी तो थी, आपकी गई तो थी ईडी सोनिया गांधी मुन्ना जी के पास, राहुल जी के पास। मुन्ना जी को फ्रेम में लाइए भाई। ये सीक्रेट क्या खेल, क्या सीक्रेट का खेल चल रहा है ये? सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर अब इन लोगों को रीमा जी एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता ने इन लोगों को डिस्पोज ऑफ कर चुकी है। अब ये सत्ता से दूर हो गए हैं, अब इतने दूर हो गए हैं कि न इनको लोकतंत्र पे विश्वास है, न इनको संविधान पे विश्वास है। ये सिर्फ और सिर्फ अब अपने जान बचाने के लिए, कानून से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं रीमा जी। चाहे वो बंगाल की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो या आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार हो, जिनके ऊपर में आज ही आरोप का गठन हुआ है। और इसी तरह से वो भी कहते थे, और जब भी उस समय तो जब लालू प्रसाद जी पर FIR हुआ था तब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय तो आप लोगों ने क्या किया, उनके साथ मलाई भी खाई और बाद में उनके ऊपर में FIR किया, क्यों नहीं बचाए? उसी प्रकार से जब आपके नेताओं ने गलती करी है, आरोप है, अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो भ्रष्टाचार की सफाई की शपथ लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। और ऐसे नेता जो अपनी राजनीतिक पार्टियों को इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, जनता तो दूर कर ही रही है, कानून भी ऐसे पार्टियों को किनारे कर करके और ऐसे नेताओं को सलाखों के पीछे में डालेगी। डॉक्टर निखिल जी देखिए, पहली बात यह है कि अगर आपने देखा होगा तो केंद्रीय एजेंसियों पर हमला करने का एक ट्रेंड चल रहा है। आपने देखा जो शेख शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए सीआरपीएफ की जो टीम गई थी, उस पर हमला हुआ। इसके अलावा आपने देखा कि प्रत्येक दिन जो प्रत्येक महीने ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां की बीएसएफ पर अटैक होता है। क्योंकि घुसपैठ चलते जा रहा है और बीएसएफ के लोग जब भी उसका विरोध करते हैं, जो ग्रामीण जो है उसमें तृणमूल के जो गुंडे हैं और वहां के जो तत्व हैं, जो सांप्रदायिक तत्व, उनके साथ मिलकर के बीएसएफ पर अटैक करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक रूप से ईडी सीबीआई तो छोड़िए, यहाँ तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर, इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह से वर्बल अटैक होता है, जिस तरह से अपमानजनक भाषा का प्रयोग होता है, संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं सबको अपमानित करना, उनके खिलाफ जो है सो नकारात्मक भाव को पैदा करना, ये यहाँ की सरकार जो है तो उसमें पूरी तरह संलिप्त। डॉक्टर निखिल मुझे ये बताइए, अगर इतना डर का माहौल है, भास्कर रॉय को साथ में रखिए जरा, भास्कर सिन्हा जी को। मुझे ये एक मिनट डॉक्टर निखिल, अगर इतना डर का माहौल है, इतना डरा हुआ मामला है, तो आप लोग कैसे लड़ेंगे चुनाव फिर, अगर ममता बनर्जी रोज ऐसे ही धमकाएंगी? हाँ बताइए। हम लोग जीत चुके हैं, जनता को धमकाने का क्रम है, तृणमूल सरकार हम लोगों को नहीं धमका सकती है।
हम लोग लीडर, ये जनता को धमकी होगी। उन्होंने होम मिनिस्टर को नहीं धमकाया है, उन्होंने बंगाल की जनता को धमकाया है कि अगर आप लोगों ने कुछ अपना अब जीत गए का प्रयास किया, बढ़िया है, जीत रहे हैं, लड्डू खाते रहिए। बंगाल की जनता के चरणों में हम लोग अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार हैं, बंगाल की जनता की सेवा करने के लिए। आप लोग की तरह अहंकार में नहीं है, ये अहंकार दिखता है आप लोगों का, है कि नहीं? सत्ता च्युत होने के लिए तैयार हो जाइए, कुछ ही दिनों में सिंहासन खाली करो की जनता आती है, समझे? आवड़े और राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से सिंगार सजाती है, दोहरा समय के रंग का घर घर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, वही आप पर है। इसलिए किसी भी मुगालते में मत रहिए। अरे आपने बच्चों की चाकरी चोरी कर ली, हमें भी किसानों को पैसा नहीं। अब उन्होंने बोल दिया है वो जीते हुए हैं, बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, ये दिख गया है भास्कर जी। मेरे ख्याल से ये मामला तो फिर यही समझ में आ जाता है ना कि धमकी से कुछ नहीं होगा, जनता के वोट से ही होगा, वो तो साफ ही है ना। अब जनता ने जैसे बिहार में चुना वैसे बंगाल में चुनेगी जिसको भी चुनना होगा। नहीं बंगाल नहीं सुनिए, हाँ। 2021 में चुनाव में ये अमित शाह जी ने कहे थे कि अब की बार 200 पार। हाँ। तो उन्होंने कहां पर क्या हुआ वो सबको मालूम है, लेकिन इस बार भी जो कहे हैं इस बार वो नहीं कर पाएंगे। इसके कारण और भी मैं बता रहा हूँ, वो जो खेला खेल रहे हैं अभी पूरा भारत में, क्या खेला भारत में बांग्ला के, अरे बोलने दीजिए, इतनी देर से बोल ही तो रहे हो आप, पॉइंट पर आओ ना फिर। आपको सुनने का कोई धीरज नहीं है, क्योंकि आप बीजेपी के ये देखो जहां से शुरू किया गोल गोल घूम के वहीं पहुंच गया। बीजेपी के लिए खिलाफ कुछ कहने से आपका लगता है कि क्या सब सुना मैंने? सुनिए, अब बांग्ला भाषा कहने से सबको बांग्लादेशी ठहराए आप। दिल्ली में बैठ के हम बांग्ला बोल देंगे, बोला कि बांग्लादेशी है, क्या ये सही है? आपने सोनाली खातून को जो भारतीय है उनको बांग्लादेश भेज दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, उसको वापस लाना। भास्कर सिन्हा रॉय संदेश खाली की महिलाओं के साथ जब रेप होता है तो आपकी जुबान सिल जाती है या बोलते हैं आप कुछ? महिलाओं के साथ जब हॉस्पिटल में रेप हुआ महिला के साथ, तब ममता बनर्जी ने कहा कि रात के 12 बजे के बाद महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, छात्राओं को नहीं निकलना चाहिए, बच्चियों को नहीं निकलना चाहिए। आपकी जुबान इतने जोर से बोले थे आप? क्या इतनी जोर से बोले थे आप? अरे सुनिए ना, आप सुन ही रही हूँ मैं तब से आपकी बात। आपको लगा रहे। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात नहीं, पहली बात पर आइए। अब पहले बात पर ऐसा नहीं हुआ था, ममता बनर्जी कभी नहीं बोले। कि बोला क्या, दुर्गापुर में घटना हुआ, दुर्गापुर में घटना हुआ, मेडिकल कॉलेज के एक छात्रा, बाद में दिखा गया इट वाज नॉट ए रेप। जानते नहीं है आप? 12 बजे के बाद महिलाएं, छात्राएं, बच्चियां घर से क्यों निकलती हैं? ये ममता बनर्जी ने बोला या नहीं बोला? और जो आरोप था वो आरोप गलत था। बोला या नहीं बोला? 12 बजे के बाद क्या वहां पर महिलाओं का निकलना बंद है? अच्छा, जहां पर गए थे उन लोग, वो लड़का और लड़की जहां पर एक जंगल में पहुंच गए थे रात को 12 बजे के बाद। ये अगर आपको सुबह देता है या आपको ठीक लगता है, क्या ममता बनर्जी ने ये कहा था कि लड़के लड़की जंगल में ना जाए रात के 12 बजे, या ये कहा था कि छात्राएं 12 बजे ना आए? लड़के का तो नाम ही नहीं लिया था उन्होंने। सुनिए, ये दोनों जंगल में पहुंच गया था रात को 12 बजे के बाद, इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहे। आपने जानते नहीं है। दूसरी बात यह है, कैलकाटा इज द सेफेस्ट सिटी, मैंने बोल चुका। दूसरी बात यह है, बंगाल में बीजेपी। भास्कर सिन्हा रॉय जी किस तरीके की बातें शुरू से लेकर अंत तक कर रहे हैं, लड़की होने के नाते, महिला होने के नाते, इसको कंडेम करना चाहिए कि एक बिहार और एक बंगाल। बिहार में हम जाकर के देखते हैं कि रात के 3 बजे भी लड़कियां सुरक्षित कैसे घूम रही हैं, और एक बंगाल है जहां पर 12 बजे के बाद छात्राओं को निकलने के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जंगल में घुस गए थे। आप मतलब एक खुद ही रिपोर्टिंग करने लगे हैं क्या आज? अरे जानते नहीं है आप, पूरा सब कुछ आप ही जानते हैं ना? ना अदालत कुछ जानती है, ना पुलिस कुछ जानती है, ना ईडी कुछ जानती है, सिर्फ आप जानते हैं और ममता बनर्जी जानती है। आप बीजेपी के लिए प्रचार करना है। डॉक्टर निखिल, ये कौन से जंगल की स्टोरी सुना रहे हैं? ये जंगल, एक मिनट चुप रहिए। अब जो बंगाल की जो सभ्यता और संस्कृति को जो सिंचित संपोषित किया महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ये इन लोगों ने इसको महाजंगल राज में परिणत कर दिया। इन्होंने पूरे बंगाल को एक तरह से जंगल के रूप में परिणत कर दिया है। और ये महाजंगल राज जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा,
ये जंगल राज बिहार में था और महाजंगल राज यहाँ है। इसीलिए ये लोग एफआईआर दर्ज करने नहीं देते हैं, ताकि एनसीआरबी में जो है सो डेटा ना जाए। ये बच्चा जानता है, ये लोग घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। आरजीकर कांड के विरोध में सारा विश्व इस सरकार के खिलाफ हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रवक्ता आ रहा है आजकल शो में, पता नहीं कैसे अजीबोगरीब से बयान दे रहे हैं। अब ये बयान जो है वो अजीबोगरीब दिए जा रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं, या फिर कि क्या छवि लेकर के लोग बंगाल के बारे में सोचें, लोगों को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। खैर, जनता तय करेगी कि आखिर इस बार क्या वो चाह रही है बंगाल में और किस तरह का स्लोगन चलेगा। चलिए, पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कदम रखिए